कि अभी इस टाइम पे जैसे ही अटैक हुआ पहलगाम वाला, उसके बाद पूरे देश में इवन पूरे वर्ल्ड में ये चीज चल रही है कि वार कब होगी इंडिया पाकिस्तान के की। अप्रोप्रिएट टाइम पे पक्का जवाब दिया जाएगा। इट इज अ मैटर ऑफ डेज, इट कैन बी मैटर ऑफ आवर्स, इट कैन बी मैटर ऑफ एनी टाइम। आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? क्योंकि वॉर भी लड़ी 65, 71, देन करगिल। टेररिज्म जो है उसकी जो फैक्ट्री है उनसे वो कश्मीर में है, क्योंकि अब तो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी वियना कॉन्फ्रेंस क्या होती है, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर लीजिए। वियना कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो भी वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज थी वो वहाँ पे बैठे। कि देखिए ऐसा है कि जब हमारा ये पार्टीशन हुआ तो उस वक्त जोग्राफिकल पार्टीशन तो हो गया, अंग्रेजों ने कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ से जो रिवर्स थे जिनका पानी फ्लो करता है उसके बारे में तो कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान ख्वाबों में नहीं सोच सकता। पाकिस्तान बोलता है हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। कहने से क्या होता है, ये जर्नलिस्ट थी वो कश्मीर गई और उन्होंने एक कैब वाले का, वो कैब से जा रही थी और वो बात कर रही थी। उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आएगा, कैब ड्राइवर बोल रहा कि अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो मैं भी गन उठा लूंगा। तो कश्मीर के जो लोग हैं उनके दिमाग में ये गंद क्यों भरा हुआ है कि हमें भी गन उठानी है, हमें भी मिलिटेंसी के मतलब उनके साथ खड़े होना है। ये जो आइसोलेटेड सिलेक्टिव वीडियोस जो हैं, जो मेलाफाइडली और कई पाक एजेंसीज के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। जब सरहद पर हमला होता है तो जवाब सिर्फ बंदूक से नहीं दिया जाता, जवाब हम कानून से भी दे सकते हैं। जी हाँ, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। यहाँ पे होती हैं असली बातें बिना फिल्टर के, वो भी एकदम रॉ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है एडवोकेट दानिश सिंह चौहान, जो पिछले 33 साल से कानून के मैदान में जुटे हुए हैं। आज हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक रॉ हिट टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब किया हुआ मुझे और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिलाता है। क्योंकि आप जानते हो ना कि एक पॉडकास्ट को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। आप जितने ज़्यादा लोगों को ये चैनल शेयर करोगे, जितने ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे, हम उतने ही अच्छे गेस्ट अपने पॉडकास्ट पे लेके आएंगे। सो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस वाटर ट्रीटी के लॉज। इसके बाद हम बात करने वाले हैं पहलगाम अटैक के बारे में। इसके बाद हम बात करने वाले हैं वॉर के लिए क्या क्या लॉस बने हुए हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखोगे। सो एंजॉय दिस। जो आज हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है दिनेश सिंह सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। कैसे हो आप? थैंक यू वेरी मच। मैं ठीक हूँ। ओके सर, कैसी चल रही है लाइफ जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर जो बाकी हिंदुस्तान की रियासत है और यूनाइटेड टेरिटरीज है उससे थोड़ा डिफरेंट है। टाइपोग्राफी यहाँ की वैसे है, उसके अलावा मल्टीकल्चरल है यहाँ पे। और कम्युनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। मुस्लिम कम्युनिटी दे डोमिनेट कश्मीर रीजन, हिंदू कम्युनिटी दे डोमिनेट जम्मू रीजन। तो इसलिए इट इज़ डिफरेंट, लेकिन अच्छी है, बहुत बढ़िया है। डोमिनेट करने का क्या ये सच में है या सिर्फ ये न्यूज़ में या इंस्टाग्राम? डोमिनेट मीन्स के आई एम टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन, ठीक है। मेरे को दूसरे एंड पे लगा था। ओके, तो सर अभी जम्मू कश्मीर में हालात थोड़े से नाजुक बने हुए हैं। जो अभी रिसेंटली अटैक हुआ था पहलगाम में, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? जबकि इंडिया की आर्मी बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, फिर भी ये अटैक्स क्यों हो रहे हैं? कौन है इसके पीछे, क्या कारण क्या है? देखिए ऐसा है कि प्री पार्टीशन जब अंग्रेजों ने यहाँ पे पार्टीशन किया, ओके, और टू नेशन थ्योरी आई, उसमें इंडिया और पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हुआ। लेकिन काफ़ी हद तक काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेशन उस वक्त उन्होंने चूज किया कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे, हम इंडिया में ही रहेंगे। उस वक्त जो जिन्ना थे जिन्होंने पाकिस्तान की नींव रखी, क्योंकि टू नेशन थ्योरी है, तो काफ़ी देर से, क्योंकि कश्मीर में वो चाहते थे कि कश्मीर जो है ये उनके साथ जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त के महाराजा जो है, जब उन्होंने अकॉर्ड किया
एक्सेशन हो गया इंडिया के साथ, और उसके बाद शेख अब्दुल्ला साहब का इसमें बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल रहा, जिन्होंने उस वक्त कबायलियों के खिलाफ खड़े होकर कहा कि साहब हम तो यहीं रहेंगे, फाइट किया, और उस वजह से ये सारे लोग इधर ही थे। और ये क्योंकि उस वक्त जब एक्सेशन हुआ उसमें कुछ राइट्स हकूक जो है प्रोटेक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आर्टिकल 370। ओके। लेकिन ये है कि 2019 में जैसे ही ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उसको एब्रोगेट किया। तो कंप्लीट मर्जर तो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। एंड आई रिपीट वंस अगेन कि जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, था, रहेगा इन फ्यूचर ऑल्सो। लेकिन पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही, जब वो कबायलियों के थ्रू यहाँ फेल हो गए तो उन्होंने इसमें मिलिटेंसी एक नया रास्ता रखा, क्योंकि वॉर भी लड़ी 65, 71, देन करगिल, हर जगह उनको मुंह की तोड़ी जवाब मिला। हैविंग फेल्ड इन दिस, ये एक नई स्ट्रेटजी बनाई, क्योंकि मिलिटेंसी टेररिज्म जो है उसकी जो फैक्ट्री है आई वुड से वो कश्मीर में है। क्योंकि अब तो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी मान लिया कि साहब पहले हम अमेरिका के लिए करते थे टेररिस्ट तैयार, अब हम बाकियों के लिए और इंडिया के खास। तो उनका ये कबूलनामे आने के बाद उन्होंने कोशिश की, भरपूर कोशिश करते हैं, करते रहेंगे इन फ्यूचर ऑल्सो, जितनी देर तक के उनके टेरर कैंप्स और उनके आका हैं जो इसको स्पॉन्सर करते हैं, उनके फाइनेंसर्स हैं, ये सबको जितनी देर तक हम हिट बैक नहीं करेंगे उतनी देर तक ये सिस्टम यही चलेगा। लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेट 22 अप्रैल को जो हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए और एक नेपाली नागरिक भी था उसमें, ये तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है कि आप धर्म पूछ के आप किलिंग करते हैं, और वो भी किन लोगों को, टूरिस्ट को, जो अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहे थे, कोई हनीमून कपल्स था। और एक बड़ी ट्रेजिक आपने नेवल ऑफिसर का वो देखा कि कैसे उनकी वाइफ जो है न्यूली मैरिड, 6 दिन हुए थे, शी वॉज क्राइंग और डेड बॉडी के पास बैठी हुई थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहता है, उससे फेल्ड स्टेट जो है वो पूरी दुनिया में नहीं है। ना वो इस्लाम के पे चलने वाले हैं, ना हमको इस्लाम के बारे में कुछ पता है, क्योंकि उन्होंने आज तक सिर्फ टेररिज्म की है। खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, पानी उनके पास नहीं है, वो भी हम दे रहे हैं उनका। आज हमने सिंधु नदी का कहा है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं, जान के लाले बढ़ गए हैं उन लोगों को। तो इसलिए ये टेररिज्म जो है ये काफ़ी देर से खेल रहे थे। अब उन्होंने एक देखा कि यहाँ पे बड़ी अच्छी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो आई, जो बड़ी अच्छी पावर्स एंजॉय कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे यंग डायनेमिक हैं, उमर अब्दुल्ला साहब। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने बड़ा हैवी मैंडेट दिया, अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट दिया, तो ये चीज़ें उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और आप उसके अलावा देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डेवलपमेंट की है पिछले कई सालों में, अब कश्मीर वो कश्मीर नहीं रहा है, इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और राइटली कहा जाता है। तो इसलिए जो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती है, तो इट वाज ए बिगर प्लान। जो आर्मी के जनरल हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये प्लान किया, अब उसका भुगतान जो है उनको करना पड़ा। ओके। लेकिन सर आप एक चीज़ देखने वाली है ना कि अभी इस टाइम पे जैसे ही अटैक हुआ पहलगाम वाला, उसके बाद पूरे देश में, इवन पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ चल रही है कि वार कब होगी इंडिया पाकिस्तान की। क्या सच में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई होगी, या ये सिर्फ अभी ऐसे ही दिखाया जा रहा है? देखिए, अब ऐसा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलिटरली वो हमसे लड़ नहीं सकते, डिप्लोमेटिकली वो हर चैनल पे फेल हो चुके हैं, क्योंकि वो भिखारी मुल्क है। भीख मांग के कभी IMF से लोन लेते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, और उनके प्रधानमंत्री जो हैं वो भीख का अपना कटोरा लेके हर इस्लामिक कंट्री के पास जाते हैं। अब उन्होंने भी उनको मुंह लगाना बंद कर दिया है। हाँ। इसलिए वो ये फैक्ट्री जो है टेररिज्म की वो चला रहे थे, तो उनके लिए वॉर करना जो है बड़ा महंगा है। लेकिन इंडिया के लिए टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए अब ये वॉर, आप इसको ये मत तसव्वुर कीजिए कि साहब ये
मिलिटरली जो लड़ाई होगी ये 4 दिन 10 दिन चलेगी। यहाँ पे हमारे जो इन्फेंट्री ब्रिगेड्स हैं वो लड़ेंगे। आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, आज वेपनरी इतनी एडवांस कर गई है, और जो वेपन्स इंडिया के पास हैं वो पाकिस्तान ख्वाबों में नहीं सोच सकता। पाकिस्तान बोलता है हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। कहने से क्या होता है, ये तो फियर साइकोसिस है ना। अब वो क्योंकि फिर की वजह से अपने आप को बचाने के लिए जिसको गिदड़ बप्पी कहते हैं वो मार रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान जो है इज नो मैच। वो हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ना तो बहुत दूर की बात है, वो बच जाएं ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी गनीमत होगी, ये मैं कहूँगा। और इंडिया को स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रोज़ रोज़ की जो मिलिटेंसी और टेररिज्म का है इसका खात्मा जो करना है। अब आप एक चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए कि इस सैड इंसिडेंट जो हुआ जी, उसके बाद हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है आज वो कह रहा है ये मेरा मुल्क है। आज ऑल पार्टी मीट में आज पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियंस हैं, सभी ने ये कहा मोदी साहब को कि आप डिसीजन लीजिए, व्हाटएवर डिसीजन यू टेक वी आर विद यू। अब आप कह रहे हैं कि कल होगा परसों होगा, इसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनको देखना है। डिप्लोमेटिक चैनल्स में हमने उनको पहले कॉर्नर किया है, हमने उनका पानी का कहा है कि साहब हम बंद कर देंगे, सिंधु का सस्पेंड कर दिया है हमने उसको। तो ये सारे चैनल्स खोलने के बाद जो है एप्रोप्रिएट टाइम पे पक्का जवाब दिया जाएगा। इट इज़ अ मैटर ऑफ डेज, इट कैन बी मैटर ऑफ आवर्स, इट कैन बी मैटर ऑफ एनी टाइम। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, जो मतलब इसका बताए कि ये क्या है एक्चुअल में, मतलब किस क्या लॉज हैं इसके लिए, सो दैट ऑडियंस को ये चीज़ समझ आए कि क्या ये सिर्फ टेम्परेरी कर सकता है या इसको हमेशा के लिए बंद कर सकता है। इसकी ट्रीटी किस में साइन हुई है? मतलब देखिए ऐसा है कि जब हमारा ये पार्टीशन हुआ तो उस वक्त जोग्राफिकल पार्टीशन तो हो गया, अंग्रेजों ने कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ से जो रिवर्स थे जिनका पानी फ्लो करता है उसके बारे में तो कुछ नहीं हुआ। अब हमारे यहाँ से आप देखिएगा कि रावी का पानी, चनाब का पानी, सतलुज का, ये वहाँ पे जाता है। इसी तरह से ऊपर से ये पानी जो है ये जाता है। 90 पानी को कैसे रोका जाए ये कोई पता नहीं था, और ये 1960 की बात है जब ये पाकिस्तान गया और इन्होंने वर्ल्ड बैंक को कहा दे आर द इंटरलोकेटर्स, तो उनके सामने ये ट्रीटी साइन हुई थी। उसमें ये कहा गया था कि हम अपने डैम्स के लिए जितना पानी है वो इस्तेमाल करेंगे, बाकी का जो है उसको हम नहीं रोकेंगे, वो पाकिस्तान को हम दे देंगे। अब पाकिस्तान को आप हैरान हो जाएंगे कि 90% जो है वो पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। उनके डैम्स जो हैं वो 90% इसी सिंधु के पानी से चल रहा है। एंड व्हाट अबाउट एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में सारा कुछ आ गया ना। डैम्स के अलावा एग्रीकल्चर जो है उनका सारा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आज हमने सस्पेंड किया है, कल इसका अगर पानी का रुख मोड़ देंगे तो पाकिस्तान विल बी टोटली फिनिश्ड, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसमें लॉज ये हैं कि जब ये ट्रीटी साइन हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में, उस वक्त पंडित जवाहरलाल जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो जनरल वहाँ पे के पाकिस्तान के थे। जब ये ट्रीटी साइन हुई तो उसमें इन्होंने ये कोई क्लॉज नहीं रखी। अयूब खान थे उस वक्त जनरल, तो जब ये साइन हुई, अब उसमें इन्होंने टर्मिनेशन क्लॉज कोई नहीं रखी कि इन केस ऑफ एनी वायलेशन बाय एनी ऑफ द पार्टीज, तो टर्मिनेशन का क्या होगा। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब आप हमारा पानी नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उन मूर्खों को, जाहिल कौम को ये नहीं मालूम है कि जो ट्रीटी है उसमें इतने लेकूनास है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें मतलब कुछ भी मेंशन नहीं करा हुआ कि रोक सकते हो नहीं रोक सकते हो, इंडिया की मर्जी। टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी के बारे में कोई क्लॉज ही नहीं है, क्लॉज ही नहीं है। लेकिन गोइंग बाय दी ये सेंट्रल लॉज, वर्ल्ड लॉज, इंटरनेशनल लॉज, उसमें ये है कि जो वियना कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये कहा गया था 12 महीने पहले जो है वो आपको नोटिस देना पड़ता है।
उस हिसाब से हमने सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, वियना कॉन्फ्रेंस क्या होती है, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर लीजिए। वियना कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो भी वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज थी वो वहाँ पे बैठे कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज रिगार्डिंग ट्रेड एनीथिंग, तो उसमें इंडिया जो है ये भी पार्ट है और पाकिस्तान भी है, लेकिन उसकी जो कंडीशंस है वो हमारे ऊपर लागू नहीं होती है। लेकिन उसमें एक क्लॉज उन्होंने रखा है जो वीजा विज कि 12 महीने पहले आपने नोटिस देना है अगर कोई भी किसी को टर्मिनेट। यहाँ पे ये प्रोसेस 2023 से ऑलरेडी हो चुकी है। इंडिया ने 2 नोटिस दे चुके हैं पाकिस्तान को। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि आज वॉर हुआ है। तो दैट वे लीगली जो है वी आर ऑन ए बेटर फुटिंग। इंडिया जो है वो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, हुक्का पानी उनका बंद कर सकता है। इसमें इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमेशा के लिए मतलब इंडिया ये कर सकता है? ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है? ये परमानेंट है, क्योंकि टर्मिनेशन क्लॉज ही नहीं है। जब एक ट्रीटी साइलेंट है तो उसके बारे में नाउ इट इज माय पावर, मैं उसको जैसे मर्जी इंटरप्रेट करूँ और क्यों ना करूँ। इसके लिए वी कैन गो टू द वर्ल्ड बैंक, हम उनका लोन और सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर सैंक्शंस लगवा सकते हैं, क्योंकि दे आर द इंटरलोकेटर्स, उनके सामने ये साइन हुआ है। क्या ये जो फंडिंग है वो क्या मिलिटेंसी को बढ़ाने के लिए, टेररिज्म के लिए हम पैसा दे रहे हैं? जो दुनिया जो है वर्ल्ड बैंक उनको पैसा दे रहा है, तो इसलिए वी आर ऑन बेटर फुटिंग। वर्ल्ड बैंक जो है वो सैंक्शंस लगा सकता है, वैसे भी उनके ऊपर बहुत सैंक्शंस लगी हैं हद से ज्यादा, तो ब्लैक लिस्टेड है, इसीलिए वो भिखारी हैं। बाकी इस्लामिक कंट्रीज के पास जाते हैं, इवन इस्लामिक कंट्रीज ने इंटरवीन करना जो है उनकी वो मदद करना छोड़ दिया है। ये तो हुआ एक। ओके। सेकेंडली जो है जैसे इन्होंने वॉर किया, तो वॉर करने के बाद अनफॉर्चुनेट ये है कि इंडिया जो है वो भी यूएन सिक्योरिटी का मेंबर है और पाकिस्तान भी है। इसके अलावा यूएन काउंसिल का भी है। तो सबसे पहले आपने जैसे लॉज की बात की, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन जो है उसकी क्लॉज 1373 है। ये मैंडेट करती है कि ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स जो हैं वो जो हैं टेररिज्म को और इसकी फाइनेंसिंग को फ्रीज कर सकते हैं, एसेट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड इन द टेररिस्ट एक्ट्स, डिनाई सेफ हेवन to the terrorists and cooperate internationally to prevent, investigate and prosecute terrorism acts। तो ये रेजोल्यूशन के मुताबिक जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 1373, इसमें यूएन काउंसिल जो है इमीडिएटली वो इसमें इंटरवीन करेंगे और कर सकते हैं, और इनका जो भी हम चाहेंगे, जितनी सैंक्शंस हम चाहेंगे वो इनके ऊपर लगवा सकते। इसके अलावा ये है कि अंडर आर्टिकल 355 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये आउटलाइन करता है कि इट इज ड्यूटी ऑफ द यूनियन, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू प्रोटेक्ट ईच स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल अग्रेशन disturbances and to ensure that the state governments operate in accordance with the constitution। ये 355 है। 355 में जैसे इन्होंने पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो इस वक्त है उसको बचाने के लिए दे कैन हिट बैक और अटैक पाकिस्तान एनी टाइम। उसके लिए हमारे पास वी आर वेल प्रोटेक्टेड और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं हमारे। ओके जी, तो जो लॉ है वो सारा है। बाकी टेररिज्म जो है इट हैज बीन डिनाउंस्ड वर्ल्ड वाइड। इसको आप जो है इस तरीके से नहीं कह सकते कि एक कंट्री है वो इन्वॉल्व है टेररिज्म में, उन्होंने फैक्ट्री लगाई है और आप उनके ऊपर सैंक्शन नहीं लगा सकते, आप उनको हिट बैक नहीं कर सकते। आप देखिए कि जब इन्होंने पहले पुलवामा किया, पुलवामा से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो पहलगाम अटैक से पहले, क्योंकि ये कठुआ में भी हुआ था ना, मतलब जम्मू में भी होना शुरू हुआ। मैं वही आ रहा हूँ। 2008 में पहले इन्होंने मुंबई अटैक किया 26/11, उसके बाद पुलवामा हुआ, फिर उड़ी हुआ, फिर पठानकोट हुआ और रिसेंट रियासी का जो लास्ट इन्होंने किया था, और अभी ये 26 जो है 26-27 लोग हैं ये मारे हैं। ये पाकिस्तान ने इतनी बार हमारे ऊपर गाँव फेंके हैं, इनोसेंट लोगों को मारा है, आर्मी पर्सनल्स को मारा है प्रॉक्सी वार करके। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, पूरा हिंदुस्तान जो है वो गवर्नमेंट को आज पावर देते हैं, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज,
कि आप डिसीजन लीजिए और इनके नॉट ओनली टेरर कैंप्स, आप इनका जो है नक्शे से, वर्ल्ड मैप से पाकिस्तान को आप गायब कर दीजिए। और इंडिया की कैपेसिटी है, वो कर सकते हैं। उसके लिए हमें दुनिया की कोई ताकत और कोई मुल्क नहीं रोक सकता, क्योंकि आज टेररिज्म को फाइट करने के लिए ऑल कंट्रीज दे आर स्टैंडिंग यूनाइटेड। उसमें अमेरिका है, इजराइल है, उसमें रशिया है, ऑल कंट्रीज। आप देखिए कि क्या उन्होंने हाल किया है इजराइल ने, वहां पे कुछ नहीं हुआ, सीरिया में और बाकी कंट्रीज में। तो इसलिए वो भी चाहते हैं, इवन इस्लामिक कंट्रीज, दे डोंट वांट कि टेररिज्म जो है, ये जो बच्चा है, ये फैले और ये आगे जो है एक ऐसा रूप ले ले जिससे पूरी दुनिया में तबाही हो और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। इसलिए इस नासूर को ख़त्म करने की जो है वो बहुत बड़ी ज़रूरत है। और मे बी इंडिया जो है ये पाकिस्तान को ख़त्म करके एक वर्ल्ड में एग्जाम्पल सेट करेगा। मतलब चांसेस हैं वार होने के? देखिए, आप चांसेस की बात मत कीजिए, आप ये कहिए कि कब करेगा इंडिया। अच्छा, कब करेगा ये? मैं ये नहीं, चांसेस की बात नहीं है, वी हैव नो ऑप्शन। हमारे पास ऑप्शन क्या है? रोज रोज की लड़ाई से हम अब तंग आ गए हैं, पूरा मुल्क तंग आ गया है, पूरी दुनिया तंग आई है। मे बी इंडिया जो है वो लीड लेता है और एक एग्जाम्पल सेट करेगा पूरी दुनिया के लिए, और पाकिस्तान से ही ये स्टार्ट होके उसको नक्शे से जो मिटाने का काम है शायद इंडिया को ही सौंपा गया है। ओके, सो हमें सबको प्रिपेयर रहने की जरूरत है टू सपोर्ट अपनी कंट्री के लिए। तो वन शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड। इसमें प्रिपेयर मेंटली, और कंट्री के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। मेरे जैसा आदमी जिसने कभी फाइट नहीं किया है, अगर जरूरत पड़े तो हमें भी अगर बुलाया जाए, एवरीवन शुड बी प्रिपेयर्ड। अब ये नहीं होता कि मिलिटरीली जो लोग लड़ते हैं वही लड़ते हैं। आप जो है डिप्लोमेटिकली लड़ सकते हैं। आज साइबर है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, एवरीबॉडी इज कंट्रीब्यूटिंग, और इनको तबाह करने में हर आदमी जो है वो अपना योगदान दे सकता है और देना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली आपने। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बारे में हमारे जो लोग हैं हिंदुस्तान के, शायद इतनी डीप में उनको पता नहीं था इस ट्रीटी के बारे में। सो आज आई होप इसके थ्रू उनको पता चल गया होगा। हम बैक टू वापस कश्मीर के बारे में बात करते हैं। अभी मैं रिसेंटली, आपने भी देखा होगा, एक जर्नलिस्ट थी, वो कश्मीर गई और उन्होंने एक कैब वाले का, वो कैब से जा रही थी और वो बात कर रही थी। उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आएगा, कैब ड्राइवर बोल रहा है कि अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो मैं भी गन उठा लूंगा। तो कश्मीर के जो लोग हैं उनके दिमाग में ये गंद क्यों भरा हुआ है कि हमें भी गन उठानी है, हमें भी मिलिटेंसी के मतलब उनके साथ खड़े होना है? क्योंकि अगर अटैक हुआ पहलगाम में, लोकल के बिना तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई तो उनको सपोर्ट कर रहा है। तो वो सपोर्ट को कैसे रोका जाए, उन लोगों का माइंड कैसे सेट किया जाए? सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि जो आपने वीडियो देखा, मैंने भी देखा, सारी दुनिया ने देखा, ये जो आइसोलेटेड सिलेक्टिव वीडियोस जो हैं, जो मेलाफाइडली और कई पाक एजेंसीज के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। आपका मीडिया जो है वो दूध का धुला हुआ नहीं है। वो कई एजेंसियों के पास, फॉरेन एजेंसी से पैसा लेते हैं, काम करते हैं, कंट्री को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। एक टैक्सी वाला कोई सिर्फ बेवकूफ पागल आदमी होगा जिसने कहा मैं गन उठा लूंगा। आप ये देखिए कि अभी आपने ये न्यूज नहीं देखी, कल एक जो है वो एयर इंडिया में पायलट बनाया 22 साल का, पाकिस्तान, ये कश्मीर से मुस्लिम लड़का है। बिल्कुल। आप ये वीडियो क्यों नहीं चलाते हैं? आप नेगेटिव चीज को पोर्ट्रे क्यों करते हैं? मेरा वही नेक्स्ट सवाल है कि मीडिया में जो दिखाया जा रहा है उसी का इम्पैक्ट तो यूथ को आज मैं आपको ये बताइए, पूरे हिंदुस्तान में जब ये हुआ, सबने डिनाउंस किया, क्रिटिसाइज किया, और सभी ने पाकिस्तान को जो है वो दोषी ठहराया, क्योंकि एविडेंस था हमारे पास। J&K की असेंबली, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया फर्स्ट टाइम, सबसे पहले, और उमर अब्दुल्ला साहब जिनके पास ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है हमारे पास, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा फील कर रहा हूं कि जो लोग मेरी यूनियन टेरिटरी में, मेरे कश्मीर में आए थे, मैं उनको हिफाजत नहीं दे पाया, मैं सॉरी फील करता हूं। इससे बढ़िया और क्या चाहते हैं आप? कश्मीर का हर आदमी जो है वो इंडियन है, उसमें नेशनलिज्म है, 99.9% जो लोग हैं। बाकी हिंदू में भी, हर कंट्री में, हर जगह डिससेटिस्फाइड नेगेटिव लॉट होता है,
जो इन नेगेटिव चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं, उससे आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि हर कश्मीर खराब है या कश्मीरियत खराब है या कश्मीरी खराब है। मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ ऐसे लोगों से, और ऐसे सवाल जो हैं ये बिल्कुल बिल्कुल फॉर फ्रॉम ट्रूथ है। ऐसा नहीं है। आप देखिए कि कश्मीर से कितनी कंट्रीब्यूशन है कश्मीरी लोगों की। आप हिंदुस्तान के फॉर्मेशन में आज बेस्ट डॉक्टर्स हमारे पास हैं, वो कश्मीर से हैं, इंजीनियर्स हैं, हमारे पास पायलट्स हैं। आर्मी में कितने लोग हैं, ये तो डाटा आपने कभी प्रोजेक्ट नहीं ना किया। कितने लोग पाकिस्तान, ये मुस्लिम जो हैं इंडिया के, कश्मीर से, बाकी नहीं मैं कह रहा, कश्मीर से वो इंडियन आर्मी में डिफरेंट पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, सिपाही से लेके तो जनरल तक काम करते हैं। उसको कभी आपने पोर्ट्रे नहीं किया मीडिया ने। ये चीज़ें आप दिखाइए। कश्मीरी जो है उसको गाली देने से या उसको डिनाउंस करने से या उस पर शक करने से हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। आज मैंने रिपीट कर रहा हूं कि इस इंसिडेंट के बाद आज हर मुस्लिम इस कंट्री का वो कहता है मेरा मुल्क है। और सबसे बड़ी एग्जांपल मैं ये दूंगा कि ये ओवैसी साहब जो हैदराबाद से हमारे एमपी हैं, उनसे, मोदी साहब के साथ, उनसे बड़ा नेशनलिस्ट मैंने इस दौरान, क्योंकि मैं भी उनके बारे में थोड़ा नेगेटिव सोचता था, लेकिन उन्होंने कहा, उनसे किसी जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया कि साहब आज आपका नेशनलिज्म जाग गया है, जब वक़्फ़ की बात आते हैं तो आप कहते हैं कि जो ये मुस्लिम है वो कंट्री में सिक्योर नहीं है। उसने कहा विद इन कंट्री मेरा डिस्प्यूट है, मैं जो कुछ मर्जी कहूँ, लेकिन पाकिस्तान जो है फेल्ड स्टेट है, दो टोके का, दो कोड़ी का आदमी है। पाकिस्तान को दो कोड़ी का मुल्क कहा है उन्होंने। उससे बढ़िया बात क्या होगी कि आज जो है मुस्लिम जो है वो खड़ा होके कह रहा है कि मोदी साहब आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। वी शुड अप्रिशिएट, वी आर ऑल वन, वेदर इट इज हिंदू मुस्लिम, बिकॉज जो आदमी जिधर पैदा होता है उसकी रूट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करना उसका फर्ज है, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है। वी आर ऑल वन। मैं तो ये कहूँगा, मैं कोई डिफरेंस नहीं देखता कि मुस्लिम जो है उसका ब्लड जो है वो ग्रीन रंग का है, ये सबका लाल है। वो बात तो सही है सर, आप तो सही बोल रहे हो और मैं आपकी बात से एग्री भी करता हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये था कि सर देखो, जो मीडिया में दिखाया जाएगा उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जो कॉमन लोग हैं, तो उस चीज़ से वो कैसे बाहर आएंगे? क्योंकि पॉजिटिव और सही नॉलेज उन तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ये दिखाया गया कि कहीं न कहीं यही लोग गलत हैं, ऐसा पोर्ट्रे किया गया। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो वो सवाल कर रहा हूँ आपसे जो मैंने देखे हैं खुद मीडिया में। देखिए ऐसा है कि मीडिया का रोल, मैंने कहा ना कि वो भी कई आउटसाइड एजेंसीज, फॉरेन एजेंसीज। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि जो मीडिया दिखा रहा है वो सही नहीं दिखा रहा है? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना कि पॉजिटिव चीज तो नहीं दिखाते, नेगेटिव दिखाते हैं। सर उससे टीआरपी बढ़ेगी? कोई टीआरपी नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिधर सुबह जब न्यूज़पेपर आता है तो लोग सारे पढ़ते हैं, शाम को उसी जो न्यूज़पेपर में पकोड़े खाए जाते हैं। ये बात तो सही बोली सर। कितनी मेमोरी है, इससे ज्यादा नहीं है। इस बात से मैं एग्री करता हूँ आपकी, बहुत अच्छी बात बोली और इंटरेस्टिंग। ठीक है सर, ओके। सो दोबारा से हम कश्मीर के बारे में बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इलीगली इंडिया में रह रहे थे, कुछ देर के लिए आए थे वो पाकिस्तान से और उनको निकाला गया है। इसके पीछे क्या लॉज है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए ऐसा है कि एक तो है टूरिस्ट वीजा लेके लोग आए। टूरिस्ट वीजा में जैसे हमारा इंडिया है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि ये एक ऐसी यूनियन टेरिटरी ना हो, उस वक्त स्टेट थी, जिनका एक भाई जम्मू में है, दूसरा पाकिस्तान में है, एक भाई रजौरी में है, दूसरा कराची में है। वो 27 साल से रह रहा, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। मैं एक आ रहा हूँ उसके ऊपर, मैं आ रहा हूँ। अब जो टूरिस्ट वीजा लेके आते हैं उनका लिमिट है कि साहब इतनी देर वो रुकेंगे। अब जैसे ही ये वॉर के बादल मंडराने लगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जितने भी हैं या स्टूडेंट वीजा लेके आए थे उन लोगों को पुश बैक किया जाए, क्योंकि ये उनके हक में भी है कि इनोसेंट लोग जो हैं वो विक्टिम ना बने इसका, क्योंकि तशद्दुद लोग हमारे बीच में भी है, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करे तो इट वाज अ वाइज डिसीजन, इट इज अ वाइज डिसीजन उनको पुश बैक का। अब सेकंड क्वेश्चन है
कि एक इंटरनेट में शादी होती है, प्यार जागता है एक हिंदुस्तानी का पाकिस्तानी का, बॉर्डर क्रॉस करके वो इंडिया में आ जाए, वो कौन सी शादी है? वो कौन सा इन्होंने लीगल रूट इख्तियार किया यहाँ आने का? एक होता है मेरे मेरे कई फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अभी यहाँ शिफ्ट किया हूँ, पहले मैं सिटी में रहता था, ओल्ड सिटी में, और वहाँ पे मेरे मुस्लिम सारे दोस्त हैं, लेकिन आधों की बीवियां जो हैं पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो लीगली वेडेड वाइफ्स हैं, बकायदा आया, उन्होंने सिटीजनशिप ली, उसके बाद सारे राइट्स उनको मिले, उनको आप पुश बैक नहीं कर सकते हैं। जिनका यहाँ पे एंट्री हिंदुस्तान में इलीगल हुई है, तो इसलिए उनको पुश बैक करना जो है, कानून ये कहता है दे हैव टू बी। रही बात जैसे आप कह रहे हैं कि जो आदमी 26 साल से रह रहा था, गवर्नमेंट जॉब कर रहा, पुलिस गवर्नमेंट में जॉब कर रहा था, ठीक है, इसमें एक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, अब होगी कि वो आदमी पहले इंडिया में आया कैसा, और उसके राशन कार्ड, आधार कार्ड सब बने हुए हैं। ये तो सारा, बहुत सारे लोग, ये तो लोग जो होते हैं पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं। बांग्लादेशी और यहाँ म्यांमार से जितने लोग हैं आज काफी लोगों के पास है, उसके लिए हम अपने, बट उसके लिए मेरे को लगता है हमारी लॉज या हमारे जो काम कर रहे हैं इस देखिए लॉज जो है ना वो बनाना लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट का काम है। अब उनको इम्प्लीमेंट करना जो है वो जुडिशरी का है, जब वायलेशन होगी सजा देना। इम्प्लीमेंट जो करना है वो पुलिस एजेंसीज हैं, इसका मतलब अगर वो एजेंसीज उसमें कोताही करते हैं तो दे कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ये एक चर्चा का विषय है विच इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्रेजेंट सिनेरियो, लेकिन एक चीज हमें देखने की जरूरत है कि जिसका अगर इंडिया में इलीगल एंट्री हुआ है तो उसका पुश बैक जो है बहुत जरूरी है, वो तो बनता ही है। बिल्कुल। और जो ये उनके अगेंस्ट क्या होगा जो रह रहे हैं इतनी 20 साल से या 27 साल से, क्योंकि न्यूज में बहुत सारा ये आ रहा था ना, और फिर ये भी देखा गया कि जो लोग जिनको बॉर्डर क्रॉस करवाया गया, पाकिस्तान उनको मतलब कह रहा है कि नहीं भाई हम नहीं रखेंगे। क्या ये सच है या ये सिर्फ ऐसे दिखाया जा रहा है? एक दिन के लिए हुआ था कि ये अटारी और वाघा बॉर्डर पे उन्होंने अपनी चेक पोस्ट जो उस साइड से बंद की थी, तो नेक्स्ट डे बेटर सेंस प्रिवेल की, उसमें मीडिया का बड़ा पॉजिटिव रोल रहा कि उन्होंने इस चीज को काफी प्रोजेक्ट किया कि वो अपने लोगों को अपनी कंट्री में एंट्री नहीं दे रहे हैं, तो शायद वो उनको बेटर सेंस प्रिवेल की, तो नेक्स्ट डे उन्होंने सभी लोगों को अपने मुल्क वापस आने के वो गेट्स खोल दिए हैं। तो ये चलता है क्योंकि स्ट्रेटजीज चेंज होती हैं, पॉलिसीज बनती हैं, बिगड़ती हैं, बनाने वाले कोई होते हैं, एग्जीक्यूट करने वाले कई होते हैं, तो ये चीज़ें चलती हैं हड़बड़ाहट में। तो सर ये वाली चीज़ें अभी ही क्यों बाहर आई, पहले क्यों नहीं इसके ऊपर मतलब कोई आई रखी गई? क्योंकि अभी जैसे ही ये पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद ही मतलब देखा गया कि यार यहाँ पे तो बहुत सारे लोग टूरिस्ट वीजा पे रह रहे हैं या लाइक इलीगली रह रहे हैं, उनको अब भेजने की कोशिश कर रहे हैं। उसका ये मेन कारण है कि अभी मैं फिजिकली आपको ठीक लगता हूँ, जब मैं ठीक हूँ तो ठीक हूँ जी, लेकिन जब आदमी बीमार होता है टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि साहब इसको और कौन कौन सी बीमारी है। इसी हिसाब से ये सैड इंसिडेंट जो है इन ह्यूमन जो इन्होंने किया, मसकर किया, उसके बाद ये कनेक्टेड मैटर्स होते हैं कि इनको कौन कौन शय दे रहा है, इनको कौन कौन फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है। तो जब मैसिव इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद सर्चेस स्टार्ट होती हैं, क्योंकि ये सारे एंसिलरी कनेक्टेड मैटर्स हैं, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। जब ठीक होता है, आपके पास नहीं है कोई इंसिडेंट सामने आया, तो उतनी देर तक सब ठीक है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 370। 370 हट गया जब, उसके बाद क्या क्या आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखे कश्मीर में, उसके बारे में बताइए। देखिए ऐसा है कि 370 का एब्रोगेशन जब हुआ, अब उस वक्त जम्मू के लोगों का जो एटीट्यूड है या खुशियां मनाई वो डिफरेंट है। कश्मीर वाले लोग जो हैं उनका सोच विचार इस मामले में डिफरेंट है, इसलिए उन्होंने असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया कि हम वापस लाएंगे इसको 370 को, हम कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली मैटर लैंडेड इन अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पे भी एक मोहर लग चुकी है, पार्लियामेंट ने पास किया है
These are all legal issues which need not to be debated at this moment. तो मतलब वो छोड़ देते हैं इस टॉपिक को। बिल्कुल। ओके, सो अभी और आपको क्या लग रहा है कि लाइक इस टाइम पे जब ऐसी सिचुएशन बनी होती है उस टाइम पे लॉ क्या क्या चीज़ों का मतलब एज ए लॉयल बेस पे क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है पूरी हिंदुस्तान की जनता को लॉ के कम उसमें? देखो, लॉ तो सभी को एप्लीकेबल है, इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। और अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज करेगा जैसे इन्होंने किया है, इफ दे आर कॉट, तो उसके बाद जो ट्रायल होता है वो सारा वो एज पर लॉ होता है। ओके, नया कानून आ गया है इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस करके, तो वो चलता है। बाकी ये है कि हमें इस हालात में वी शुड नीड रिमेन विजिलेंट, ताकि जो एंटी नेशनल एलिमेंट है वो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी न चलाए। जैसे आपने कहा कि मीडिया वो एक वीडियो दिखा रहा है, ये चीज़ें जो हैं उसको डिनाउंस करने की ज़रूरत है, उसको क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें आप दिखा के किसकी मदद कर रहे हैं? आप आईएसआई की मदद कर रहे हैं। आप टेररिस्ट जो हैं वो यही चाहते हैं कि जब डेफिसिट ट्रस्ट होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट बिगड़ जाएगा एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के ऊपर, तो वो तो अपने जो एम्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें कामयाब हो गए। तो इसलिए ये है, अफवाहों का बाजार जो है उस पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। और जो रियलिटी है, इस वक्त एक ही टारगेट है, पाकिस्तान जो है वो हमारा एनिमी कंट्री है और उसको हमने ख़त्म करना है। दैट शुड बी द ओनली ऑब्जेक्ट एंड टारगेट, दैट इज़ ऑल। एवरी इंडियन, इंडियन आर्मी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, एवरी सिटीजन फ्रॉम एनी वॉक ऑफ लाइफ, वी आर ऑल वन, पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए। बिल्कुल, ये तो हर एक को समझना चाहिए और इसके ऊपर हर एक को एकजुट होके मतलब रहना चाहिए। ओके, जैसे आप लॉयर हो सर, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। क्रिमिनल एक्ट के बारे में बताओ, क्योंकि हम क्राइम की साइड जा रहे हैं, तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्रिमिनल एक्ट होता क्या है और मतलब एक इंसान को कैसे गलती से भी फंसाया जा सकता है इसके अंदर? देखिए, ये फंसाया जाता नहीं है। जब केसेस रजिस्टर होते हैं, हाँ, झूठे भी होते हैं, सच्चे भी होते हैं, लेकिन व्हेन दे स्टैंड द स्क्रूटनी ऑफ लॉ, कोर्ट में जब ट्रायल होता है तो दूध का दूध, पानी का पानी होता है। अब देखिए, जितने अगर झूठे केस सो कॉल्ड आप कह रहे हैं, तो वो वहाँ पे फेल हो जाते हैं, क्योंकि एविडेंस जो है मैनिपुलेटिव जो होता है वो पकड़ा जाता है। तो जिसमें अगर आदमी ने क्राइम किया है, सॉलिड एविडेंस होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो कोर्ट में प्लीड किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रूव किया जाता है, उसी के ऊपर जो है जजमेंट आती है और कन्विक्शन होती है, एक्विटल होती है। कोई आपके पास ऐसी स्टोरी है कि किसी इंसान को गलती से फंसाएगा बट उसका रिजल्ट ना बहुत लेट आया? कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि जब किसी का केस होता है लाइक लॉ के उसमें देखा जाए तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना उसमें काफी टाइम लग जाता है। देखिए, ऐसा है कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन के मुताबिक, एरिया के मुताबिक जी, और कल्चर हमारा डिफरेंट है। अब आप ये कह रहे हैं कि हमारी हाई कोर्ट जजेस की स्ट्रेंथ जो है वो टोटल 800 प्लस कुछ है, एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बता सकता। अब पूरे हिंदुस्तान में अगर 800 या 900 जज हैं जो कन्विक्शन की या एक्विटल अपील सुनते हैं, पॉपुलेशन जो है वो 4 फोल्ड्स बढ़ रही है, क्राइम रेट में उतना ही इजाफा हो रहा है, लेकिन हमारी जुडिशल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ को रेज नहीं किया गया जितने हिसाब से करना चाहिए, जिसकी वजह से जो है प्रेशर बढ़ गया है। ट्रायल में टाइम लगता है, उसमें आप जुडिशरी को या जुडिशल सिस्टम को या लीगल सिस्टम को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज एक केस की डेट है तो उसकी नेक्स्ट डेट जो है वो 2 या 3 महीने के बाद आएगी। हालांकि ट्रायल जो है वो इमीडिएटली कंक्लूड होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोर्ट की बिल्डिंग्स नहीं है प्रॉपर वहाँ पे, आज हाई टेक हो गई हैं कोर्ट्स, लेकिन मुफस्सल में और जम्मू को छोड़ के या श्रीनगर को छोड़ के क्या ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं?
इंटरनेट का ज़माना है आज, तो ये क्योंकि वी आर लैकिंग इन मैनी प्लेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है, और इन्वेस्टिगेशन में भी हमें चाहिए। एक ही हमारे पुलिस है, वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल जो बॉसेस हैं और मिनिस्टर्स हैं इनको एस्कॉर्ट भी करते हैं। जब ये आते हैं तो सारा दिन हाजिरी भी करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि इन्वेस्टिगेशन में भी कितना टाइम लगता है। तो इसलिए या तो सेपरेट विंग हो, जितनी देर तक ये स्ट्रेंथन तभी होगा, सिस्टम इम्प्रूव तभी होगा जब एडिक्वेट नंबर ऑफ वैकेंसीज और पोस्ट जो हैं इंक्रीज की जाएंगी, तभी ये हालात सुधर सकते हैं। बाकी जुडिशरी जो है, जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें वो काम कर रहे हैं और डिलीवरी दे रहे हैं जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में। आज हिंदुस्तान का हर नागरिक जो है, दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूशन जिस पे उसको फेथ है कि और कहीं काम बने ना बने, एटलीस्ट कोर्ट से मुझे इंसाफ मिलेगा। तो यू शुड अप्रिशिएट कि जुडिशरी जो है इस मुल्क की और यहाँ के वकील जो हैं हिंदुस्तान के, वो कितनी लॉयल्टी से काम करते हैं और अपने क्लाइंट का जो है वो कॉजेज प्लीड करते हैं ताकि उनको इंसाफ मिलता है। ओके, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा। अब हम कुछ रैपिड फायर खेलेंगे। मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, आपको उसको शॉर्ट में बिल्कुल आंसर करना है। वकीलों से लोगों को डर क्यों लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। वकील जो है इज ए फ्रेंड ऑफ द पर्सन हु अप्रोचेस हिम और हर। नहीं, वकील पे कोई हाथ नहीं डालता, जैसे कोई ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया वो भी नहीं, क्योंकि उसको लगता है इनको तो हर एक लॉस पता है, ये हम पे वापस कर दे, फायर बैक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मैं फैक्ट्स को क्लियर कर देता हूँ। वकील जो है वो कानून को वायलेट नहीं करता है। अगर एक वकील स्कूटर पे जा रहा है तो वो हेलमेट पहन के जाएगा। अगर वो ड्राइव कर रहा है तो उसने सीट बेल्ट पहनी हुई होती है, इसलिए उनको हाथ नहीं डाला जाता है। क्योंकि जब आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि मेरी ड्यूटी क्या है, मैंने क्या फॉलो करना है कानून को, अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी कभी विक्टिम नहीं होंगे पुलिस के चलान्स का। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको डर होता है ना कि ये तो हमारी 10 गलती और निकाल के चले जाएंगे, तो 10 लॉज हमें और सिखा के चले जाएंगे, हाथ ही नहीं डालेंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने जो जितने भी लॉयर्स देखे हैं उनको कानून को फॉलो करते देखा है, नहीं वायलेट करते नहीं देखा। कोई मतलब हर कोई वकील थोड़ी ना पूरा हर एक चीज को फॉलो करता है। 1-2% जाने अनजाने में तो हो ही जाता कि तो हम जा रहे हैं तो हेलमेट रहने दे, या नहीं डाली, या कहीं भूल गए, या कुछ हो गया। मैं अब आपकी इसी बात को फर्दर करता हूँ। कई बार जल्दी में किसी ने नहीं पहना, मैं यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, मैंने खुद देखा है कई बार। अब पुलिस का कांस्टेबल और पुलिस ऑफिसर रादर ट्रैफिक का, वो जब सड़क पे खड़ा है और रूल्स को फॉलो करवाने की कोशिश कर रहा है, यू आर नॉट वेयरिंग हेलमेट, अगर आप उससे तमीज से बात करेंगे तो वो कई बार वो आपको वार्निंग दे के छोड़ भी देते हैं। लेकिन आप उसका नाम पूछेंगे और उसको अपनी हैसियत दिखाएंगे कि तू मुझे जानता नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर तो होगा चालान। बस यही फर्क है। आप उनको, क्योंकि वो भी ड्यूटी कर रहे हैं और धूप में, छाँव में, गर्मी में, सर्दी में, आप उन पे भी रहम करिए। अपनी ड्यूटी जो है वो उसको निभाएं, अप्रिशिएट करें उनकी ड्यूटी को। जब हर आदमी जो है तमीज़ से, तहजीब से बात करेगा और दूसरे की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करेगा, तो कभी भी ऐसी कन्फ्रंटेशन वाली बात नहीं। ओके, एक वकील के लिए सबसे चैलेंजिंग वाला पीरियड क्या होता है? देखिए, एवरी लॉयर इज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, चाहे बूढ़ा भी हो जाए, क्योंकि जब भी हमारे पास नया केस आता है, इट इज ए टेस्ट केस। चाहे मैंने लाखों हजारों केस किए हो, लेकिन हर केस दूसरे केस से डिफरेंट होता है, एंड इट इज ऑलवेज ए चैलेंज फॉर एवरी लॉयर टू गेट जस्टिस फॉर हिज क्लाइंट। इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारी ये चीजें याद कैसे रह जाती हैं? जब आपके पास क्लाइंट आता है तो उसकी मजबूरी और आपकी मजबूरी फी लेके काम करने की, ये सब कुछ करवाती है। ओके, या कि सारे के सारे आर्टिकल, सारी की सारी चीजें याद रहती है, हर बुक्स खोलनी पड़ती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी अपडेटेड नॉलेज नहीं है, देन यू आर नॉट ए लॉयर।
आज मैं जो कानून पढ़ रहा हूँ, मे बी शाम को जो है चेंज हो उसमें जाए अमेंडमेंट हो मतलब जाएगी। तो वी हैव टू, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ स्टडीज। और जो यंग जनरेशन आई है इस वक्त आ रही है, दे आर बेटर इक्विप्ड देन हमारी वाली जनरेशन। टाइम विल कम, विल हैव, वी गॉट बेस्ट जुडिशरी, वी गॉट बेस्ट लीगल सिस्टम। लेकिन आने वाले वक्त में आई एम श्योर कि जो नई जनरेशन आ रही है, दे कैन कम्पीट विद एनीवन इन द वर्ल्ड। सर ये तो था आपका लॉ, इसको छोड़ के आप क्या करते हो, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। लास्ट में ये क्वेश्चन रखा मैंने। बेसिकली आई एम ए लॉयर फर्स्ट, आई एम ए लॉयर लास्ट। बाकी ये है कि बीच का क्या है? बीच में ये होता है कि आई एम ए कॉलमिस्ट ऑल्सो। आई हैव ऑथर्ड मैनी बुक्स, लीगल ओनली। तो मैं लीगल टॉपिक्स पे ही और लीगल बुक्स लिखी हैं, उस पे काम करता हूँ। व्हेनेवर आई गेट अपॉर्चुनिटी, टाइम, तो मैं यही कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दो आई एम ए स्मॉल मैन, जस्ट एन ए पार्टिकल, लेकिन ये है कि एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग। हर लॉयर जो है वो इज एन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हर आदमी दूसरे लॉयर से डिफरेंट केस करता है, तीसरा लॉयर उन दो से डिफरेंट करता है। तो हर आदमी की कंट्रीब्यूशन इमेमोरेबल है, अपने हिसाब से है, लेकिन जो भी हम करें ईमानदारी से करें, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू। सो थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। जो भी हमने जिन भी टॉपिक्स के ऊपर बात करी, नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ ज़रूर करेंगे। उस पर हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये हमने थोड़ा सा अभी जो चल रहा है उसके ऊपर बात करने की कोशिश करी, सो दैट ऑडियंस को ये चीज़ क्लियर हो पाए। बट नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में हम डिटेल में बात करेंगे मैरिटल अफेयर्स जो क्या होते हैं, मैरिज लॉ क्या होता है, डिफरेंट जो भी चीज़ें होती हैं उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर वी विल डिस्कस। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अगर आप अभी तक इस पॉडकास्ट में बने हुए हो तो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताना कि आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा। इसके साथ-साथ इस एपिसोड को शेयर, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर कोई इंसान पहली बार आए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। जितने ज़्यादा लोग हमें शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, उतने ही ज़्यादा अच्छे गेस्ट हम अपने पॉडकास्ट में लेके आएँगे। और आप हमें कमेंट्स के ज़रिए ये भी बता सकते हो कि आप किस गेस्ट का पॉडकास्ट चाहते हो, ताकि हम उस गेस्ट को अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर लेके आएँगे। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।